हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ग्रिड। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एनएफएससी फेलोशिप के बारे में, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल फेलोशिप फॉर शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स। ठीक है, जैसे आपके शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये नेशनल फेलोशिप है, ताकि कि वो अपनी एमफिल और पीएचडी जो है अच्छे से कर सकें। अब गाइडलाइंस पढ़ते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं इस फेलोशिप के बारे में। तो बैकग्राउंड क्या है आपका, शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स के लिए फेलोशिप है जिसे इंट्रोड्यूस किया गया था 2005 और 6 में, ताकि कि आपके जो शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स हैं वो अच्छे से अपनी एमफिल पीएचडी जो है वो किसी भी स्ट्रीम में, साइंस, ह्यूमैनिटीज़ या सोशल साइंस स्ट्रीम में अच्छे से कर सकें। दूसरा है ऑब्जेक्टिव क्या है, तो कोई भी फेलोशिप जो प्रोवाइड की जाती है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, आपको फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड कराना। तो यहाँ पे एक फाइनेंशियल हेल्प आपको मिल जाती है जो भी स्टूडेंट्स बिलोंग करते हैं एससी कैटेगरी से, ताकि वो अपनी अच्छी से एमफिल पीएचडी जो है वो कंडक्ट कर सकें। स्कोप क्या है इस स्कीम का, तो ये स्कीम के अंदर आपको 2000 स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती हैं। 2000 स्कॉलरशिप्स ओके पर ईयर, एक साल में 2000 जो हैं वो स्कॉलरशिप एनएफएससी के अंदर प्रोवाइड की जाती हैं। और इसके अलावा किसके बेस पे प्रोवाइड की जाती हैं, तो ये दो एग्ज़ाम हैं आपके जो आपको पता है, यूजीसी नेट है एक तो आपका, और एक है आपका सीएसआईआर नेट। ठीक है, यूजीसी नेट होता है आपका जब आप सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज़ इस फील्ड में अगर आप नेट एग्ज़ाम दे रहे हो तो यूजीसी नेट के अंदर आता है, और अगर आप साइंस फील्ड से हो तो आप सीएसआईआर नेट एग्ज़ाम देते हो। ठीक है, तो इसके बेस पे, इन दोनों एग्ज़ाम के बेस पे यहाँ पे आपको क्या दिया जाता है, स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। अब कैसे प्रोवाइड की जाती है, अब देखो जैसे एससी स्टूडेंट्स हैं, एससी कैटेगरी वाले, तो उनको मान लो यूजीसी नेट एग्ज़ाम में अलग अलग कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग लिस्ट लगती है कि जेआरएफ की लिस्ट जनरल वालों के लिए थोड़ा अलग होगी, ओबीसी वालों के लिए अलग होगी, एससी वालों के लिए परसेंटेज अलग होता है। तो जैसे एससी का आप मान लो कि 60% पे अगर मान लो जेआरएफ की लिस्ट लगती है उनकी, कि एससी कैटेगरी वालों के लिए जेआरएफ अगर उन्हें करना है तो उनके लिए 60% लिस्ट है। तो जिन्होंने 60% या 60% से अबव स्कोर किया है उन लोगों को क्या मिल जाएगा, उनको तो जेआरएफ मिल जाएगा, है ना। तो अब जेआरएफ उनको तो ऑलरेडी फेलोशिप मिल गई, तो वो एनएफएससी फेलोशिप के लिए तो नहीं होंगे, उनको ऑलरेडी जेआरएफ मिल चुका है। बट ऐसे स्टूडेंट्स, ठीक है, जो एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और जिनका जो जेआरएफ है, मान लो जिनके 59% रह गया, 59.1, 59.2, 58%, यानी कि जो बहुत ही 1 या 2% से या 2 या 3% से जो हैं वो जेआरएफ से रह गए हैं। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि कितने परसेंट पे गया है। तो जिनका मतलब क्लोज टू जेआरएफ था बट जेआरएफ क्लियर नहीं हो पाया, तो ऐसे स्टूडेंट्स की क्या होती है, एक लिस्ट बनती है, एक लिस्ट प्रिपेयर की जाती है इन स्टूडेंट्स की, जिनके अंदर 2000 स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व किया जाता है। यानी कि 2000 आपको फेलोशिप मिलती है, मैंने बताया आपको कि 2000 फेलोशिप मिलती है, तो 2000 बच्चों की, ऐसे स्टूडेंट्स की लिस्ट बनाई जाती है जिनका जेआरएफ नहीं हुआ, बट नेट इन्होंने, ये दोनों एग्जाम इन्होंने क्या कर दिए, क्वालिफाई कर दिए हैं, जेआरएफ रह गया है किसी परसेंट की वजह से। ठीक है, तो उनकी 2000 स्टूडेंट्स की लिस्ट बनती है, उसके बेस पे उनको जो है ये फेलोशिप प्रोवाइड की जाती है। तो इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को कि आखिर किस तरीके से होता है, तो ऐसे आपकी लिस्ट बनाई जाती है। ठीक है, इसके अंदर भी आपके थोड़े से जो हैं, यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि ये स्लॉट ओवर एंड अबव द नंबर ऑफ एससी स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं, जिनको जैसे जेआरएफ मिल गया है, लेकिन उसके बाद जो रह जाते हैं आपके एससी कैटेगरी के स्टूडेंट जिनका जेआरएफ नहीं हो पाया, तो उनके लिए एक अलग से लिस्ट बनाई जाती है और उसके बेस पे उनको ये फेलोशिप प्रोवाइड की जाती है। ओके, इसके बाद आपका इम्पॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, ये मैंने बताया था। यूजीसी आपकी नोडल एजेंसी, यूजीसी पहले थी आपकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, बट रिसेंटली आप देखोगे कि 30 सितंबर को यूजीसी ने एक नोटिस रिलीज किया था, उसके अंदर यूजीसी ने जो है वो एनएफएससी और आपके एनएफओबीसी, ठीक है, इस फेलोशिप को ट्रांसफ़र कर दिया है, दूसरी मिनिस्ट्री को हैंड ओवर कर दिया है। कौन सी मिनिस्ट्री को, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ठीक है, और आपका जो MANF होता है, मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप, वो चली गई है आपके मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के पास। तो ये दो, अब आपकी जो पहले इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी यूजीसी थी, बट अब यूजीसी ने हैंड ओवर कर दिया है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट को। अब सारा काम जो भी है फेलोशिप से रिगार्डिंग वो आपकी ये वाली मिनिस्ट्री करेगी। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन एलिजिबल है इनके लिए, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एमफिल या पीएचडी के लिए दी जाती है, तो ये फेलोशिप अवार्ड की जाती है उन कैंडिडेट्स को जो कि अपना रेगुलर या फुल टाइम एमफिल पीएचडी कोर्स कंडक्ट या परस्यू कर रहे हैं। ठीक है,
उसके अलावा ज़रूरी नहीं है कि वो उन्हीं को मिलेगी। यहाँ पे एक सेकंड पॉइंट में बोला है कि अगर जो ऑलरेडी एमफिल या पीएचडी कर रहे हैं और उन्होंने नेट भी क्वालिफाई कर दिया है तो उनको प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है। उनको पहले जो है प्रेफरेंस दी जाएगी और बाद में उनको दी जाएगी जो जिन्होंने अभी तक एमफिल या पीएचडी में एडमिशन नहीं लिया है। तो दो केस हो गए यहाँ पे। एक है कि जो ऑलरेडी रेगुलर फुल टाइम पीएचडी या एमफिल कर रहे हैं और उसके बाद उन्होंने नेट एग्जाम क्वालिफाई किया है, जेआरएफ नहीं हो पाया, कुछ परसेंट से रह गया, तो उनको पहले यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाएगी और उनको बाद में दी जाएगी कि जिन्होंने अभी एमफिल पीएचडी में एडमिशन नहीं लिया लेकिन नेट क्वालिफाई कर दिया है, ठीक है। और ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने ऑलरेडी एमफिल या पीएचडी में एडमिशन ले लिया है उनके लिए थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लिमिट ये है कि वैलिडिटी जो होगी एनएफएससी अवार्ड लेटर की वो 3 मंथ्स के लिए होगी। यानी कि जैसे अगर उनको 1 दिसंबर को मान लो 1/20/22 को उनको मिल जाता है ये एनएफएससी लेटर, तो उनको 3 महीने के अंदर, दिसंबर से जनवरी, जनवरी से फरवरी, दिसंबर टू जैन टू फेब, और 1 मार्च यानी कि 1 मार्च 2023 तक उनको ज्वाइन करना होगा इस फेलोशिप के अंदर, ठीक है। जो ऑलरेडी एमफिल पीएचडी कर रहे हैं, ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो ऑलरेडी एमफिल पीएचडी कर रहे हैं, उन्होंने एग्जाम क्लियर किया है और उनका नाम अगर इस लिस्ट में आ जाता है तो उनको अवार्ड लेटर मिलेगा। तो उस अवार्ड लेटर को मिलने के 3 महीने के अंदर अंदर उनको ज्वाइन करना होगा इस फेलोशिप के लिए। अगर उन्होंने 3 महीने के अंदर अंदर नहीं किया तो उनकी जो फेलोशिप है वो कैंसिल कर दी जाएगी, ओके। और उसके बाद अगर जितने भी जो ऑलरेडी कर रहे थे एमफिल पीएचडी अगर वो हो जाते हैं पूरे, उसके बाद अगर 2000 में से रिमेनिंग रहते हैं स्टूडेंट्स तो फिर उनको जो है यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाएगी। उसके बाद उनको क्या किया जाएगा, प्रायोरिटी दी जाएगी। तो पहले एमफिल पीएचडी जो ऑलरेडी कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स को यहाँ पे प्रायोरिटी मिलेगी, उसके बाद उनको मिलेगी जिन्होंने अभी तक एमफिल पीएचडी में एडमिशन नहीं लिया है, ओके। तो यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा नेचर ऑफ फेलोशिप बताया है, थोड़ा सा चेंज कर दिया है। मतलब है तो अभी भी टोटल आपको 2000 फेलोशिप मिलेंगी, लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक होता है आपका यूजीसी नेट और एक होता है आपका सीएसआईआर नेट, ठीक है। इसमें इन्होंने सीधे सीधे बता दिया है कि इन 2000 स्टूडेंट्स में से 75% जो है फेलोशिप वो यूजीसी नेट वाले स्टूडेंट्स को दी जाएगी जिन्होंने यूजीसी नेट किया है, यानी कि 1500 यूजीसी नेट वालों को मिलेगा और जो रिमेनिंग है आपका 500 वो किसको मिलेगा, सीएसआईआर नेट वालों को, ठीक है। जो भी इसके अंदर शेड्यूल कास्ट वाले स्टूडेंट्स हैं आपके उनको मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पे क्या गिवन है आपका, ठीक है, ये आप डिटेल में पढ़ लेना, ठीक है। इस पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आपका ड्यूरेशन क्या होता है फेलोशिप का, यहाँ पे ड्यूरेशन बताया है सेम जैसे जेआरएफ का होता है ना उसी तरीके का है, बट यहाँ पे आपका गिवन है अगर आप एमफिल कर रहे हो केवल तो आपको मैक्सिमम 2 ईयर्स के लिए मिलेगी फेलोशिप, जिसमें कि आपको जेआरएफ ही जेआरएफ मिलेगा, ओके। उसके अलावा अगर आप पीएचडी कर रहे हो तो मैक्सिमम आपका टाइम पीरियड है 5 ईयर्स के लिए आपको फेलोशिप मिलेगी और उसका शुरू के 2 साल आपको जेआरएफ मिलेगा और रिमेनिंग जो 3 ईयर्स होते हैं उसमें आपको मिलता है एसआरएफ। इसी तरीके से आप अगर इंटीग्रेटेड एमफिल पीएचडी करते हो तो उसमें भी आपको मैक्सिमम 5 ईयर्स के लिए मिलेगा और शुरू के 2 ईयर्स वही जेआरएफ और रिमेनिंग 3 ईयर्स आपको एसआरएफ मिलेगा। अब यहाँ पे रेट डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट तो आपका रेट्स ही है, कितना अमाउंट आपको मिलता है। तो सेम जैसे जेआरएफ का मिलता है वही आपका यहाँ पे केस है, बट यहाँ पे थोड़ा सा चेंज ये है कि यहाँ पे जो फेलोशिप है सारे स्ट्रीम्स वालों को एक जैसे मिलती है, ठीक है। आप ह्यूमैनिटीज से हो, सोशल साइंस से हो या आप साइंस वाली कैटेगरी से हो, आपने यूजीसी नेट किया है चाहे सीएसआईआर, तो आपको जो जेआरएफ पीरियड के अंदर मिलेगा जो कि फर्स्ट 2 ईयर्स होते हैं मैंने बताया और रिमेनिंग 3 ईयर्स के लिए आपको क्या मिलता है, एसआरएफ। तो जेआरएफ वाले पीरियड के अंदर आपको पर मंथ 31,000 अमाउंट मिलेगा, ठीक है। एक महीने में 31,000 आपको अमाउंट मिलेगा फेलोशिप का और जब आप एसआरएफ में आ जाओगे तो उस टाइम पे आपको पर मंथ 35,000 मिलेगा, ठीक है। बहुत अच्छा अमाउंट होता है ये। और सेकंड है आपका कॉन्टिजेंसी, ये आपके कॉन्टिजेंसी होते हैं थोड़े अदर खर्चे वगैरह जो होते हैं आपके उसके लिए। तो यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा डिवाइड किया है कि कॉन्टिजेंसी यूजीसी नेट वालों के लिए थोड़ा सा कम है और सीएसआईआर नेट वालों के लिए थोड़ा सा ज़्यादा है। वहाँ पे लॉजिक भी सही है क्योंकि साइंस वालों को काफ़ी एक्सपेरिमेंट करने होते हैं, उनके खर्चे थोड़े ज़्यादा होते हैं जो साइंस फील्ड से हैं, तो उनको कॉन्टिजेंसी यहाँ पे ज़्यादा दिया जाता है। यूजीसी नेट वालों को पर एनम 10,000 मिलते हैं, यहाँ पे पर एनम है, पर मंथ नहीं, यानी कि एक साल में उनको 10,000 मिलेंगे ओवरऑल कॉन्टिजेंसी अलाउंस, ठीक है। और
जब वो JRF के अंदर हैं तो 10,000 एक साल में मिलेंगे, और अगर वो SRF वाले टाइम पीरियड में आ जाते हैं तो फिर उनको पर एनम 20,500 मिलेगा। उसी तरीके से साइंस वालों के लिए, CSIR वालों के लिए JRF पीरियड के अंदर हैं तो 12,000 पर एनम मिलेगा, एक साल में 12,000 रुपये, और रिमेनिंग टाइम पीरियड के लिए उनको 25,000 एक साल में कॉन्टिजेंसी के लिए मिलेगा। उसके अलावा एस्कॉर्ट या रीडर असिस्टेंस अलाउंस आपका होता है, जो फिजिकली या विजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा यहाँ पे दिया जाता है, जो कि दिया भी जाना चाहिए, तो उनके लिए हेल्पफुल होता है। तो उनको पर मंथ 2,000 इसके लिए मिलते हैं, और SRF में भी सेम आपका 2,000 यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। उसी तरीके से HRA भी यहाँ पे गिवन है 8%, 16%, 24%। तो HRA आपका टोटली डिपेंड करता है आप कौन सी सिटी में हो, आपकी यूनिवर्सिटी कहाँ है आप, ठीक है, तो वो डिपेंड करता है सिटी टू सिटी, ये रेट जो है वो डिवाइड होती हैं, 8 मिलेगा, 16 मिलेगा, 24 मिलेगा, वो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। जिन भी स्टूडेंट्स को हॉस्टल अकोमोडेशन नहीं मिला है उनको HRA मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस। तो उनको ये रेट जो है वो डिपेंड करता है कौन सी जगह वो रह रहे हैं उसके बेस पे, ठीक है। और ये डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है, आप पढ़ लेना इन्हें। यहाँ पे वही है प्रोसीजर किस तरीके से अप्लाई करना है, तो कोई अलग से एग्ज़ाम आपको नहीं देना है, आपका मेन वही है, आपको UGC नेट एग्ज़ाम देना है। अगर आप UGC नेट की स्ट्रीम से बिलोंग करते हो, सोशल साइंस ह्यूमैनिटीज़, और अगर CSIR साइंस से वो करते हो तो आपको CSIR नेट देना है। आपको कोशिश यही करनी है कि JRF आपका हो जाए, बट इन केस नहीं होता है तो JRF के कम से कम JRF के पास तो आपका परसेंटेज हो, क्योंकि वहाँ पे अगर आप रहते हो, अगर आप JRF के आसपास ही रहते हो तो JRF के आसपास रहने वालों के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनका इस फेलोशिप में जो है सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। तो बाकी यहाँ पे वही चीज़ें बताई हुई हैं जो मैंने बताई थी आपको। यहाँ पे मैं बस एक इम्पॉर्टेंट बता दूँ कि मैंने बताया था आपको जो ऑलरेडी MPhil PhD कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो टाइम पीरियड होता है वो 3 मंथ्स होता है, ठीक है। उनको 3 महीने के अंदर अंदर इस स्कीम में ज्वाइन करना होता है। लेकिन वो स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक MPhil PhD में एडमिशन नहीं लिया है उनके लिए कितने टाइम तक ये वैलिडिटी रहेगी, या कितने टाइम तक ये इस फेलोशिप का यूज़ कर सकते हैं वो, ठीक है। तो उनके लिए टाइम पीरियड है कि उनको पहली कंडीशन तो यही है, जैसे JRF के केस में होता है कि उनको रेगुलर और फुल टाइम MPhil PhD में एडमिशन लेना है, और कितने टाइम पीरियड के अंदर लेना है, 3 ईयर्स के अंदर अंदर। मान लो अगर आपको 1 दिसंबर 2022 को फेलोशिप मिलती है, ठीक है, नेशनल फेलोशिप, तो आपको 2023, 2024 और 2025 ये 3 ईयर्स हो जाएंगे ना, 1, 2, 3, यानी कि आपको 1 दिसंबर 2025 तक जो है एडमिशन लेना ही लेना है किसी भी हाल में, ठीक है। तो आपके लिए टाइम पीरियड 3 साल का होता है कि आपको 3 साल के अंदर अंदर एडमिशन लेना होगा अगर आपको ये फेलोशिप के हेल्प से अपनी PhD या MPhil करना है तो, ठीक है। बाकी जो ऑलरेडी MPhil PhD कर रहे हैं उनके लिए केवल 3 मंथ्स है, उनके लिए 3 मंथ्स के अंदर अंदर उन्हें ज्वाइन करना होगा फेलोशिप का, ठीक है। और आपका ये सब डिटेल है, आप चेक कर लेना किस तरीके से आपका डिसबर्समेंट होता है फेलोशिप का, किस तरीके से मॉनिटर की जाती है, कहाँ आपको ये फेलोशिप प्रोवाइड की जाएगी। तो मैंने जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी जो आपको पता होनी चाहिए वो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दी हैं। और रही बात आपकी अब 2022 की कि आपका NFSC, MANF, NFOBC की लिस्ट आपकी कब तक आएगी, तो एक्सपेक्टेड यही है कि आपका दिसंबर के 1st या 2nd वीक में जो है ये लिस्ट आ जानी चाहिए। बाकी आप अपडेट मैं आपको करती रहूँगी, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं टाइम टू टाइम अपडेट करती रहूँगी। जैसे ही आपकी लिस्ट आती है तो एक वीडियो बना दी जाएगी आपके लिए ऑलरेडी, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू।